हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। तो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका, उसका जो सिलेबस है उसको डिटेल में मैंने जो है वो डिस्कस किया था आपसे। और आज का जो वीडियो रहेगा वो हिंदी का जो आपका सिलेबस रहेगा, उसमें जो आपके टॉपिक्स रहेंगे उनके बारे में हम जानेंगे। और साथ में आज स्पेशली आज का जो वीडियो है वो स्वर और व्यंजन को लेकर जो आपका वीडियो रहेगा। इससे पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि हमारे जो हिंदी में जो टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, स्वर और व्यंजन से आपसे जो पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोमार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी हो गए, संज्ञा होगी, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और उसी तरह अव्यय, और लास्ट में जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपसे जो है वो पूछी जाएंगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपको जो है वो 20 मार्क्स यहाँ से आप जो है वो गेन कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्ली हिंदी को स्टडी करते हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको जो यहाँ से आपको जो है वो फ्री में आप जो है वो नंबर ले सकते हैं, राइट। तो 20 नंबर का आपका जो है हिंदी से आपको जो है पूछा जाएगा। और वैसे मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप अगर प्रॉपर्ली जो मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्ली अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 20 में से जो है आप 18-19 नंबर आप इजीली जो है वो हिंदी से जो है ले सकते हैं। तो साथ में आज की जो वीडियो रहेगी वो स्वर और व्यंजन को लेकर आपकी वीडियो रहेगी। तो जो स्वर और व्यंजन है गाइस, वो वर्णमाला एक आपका जो टॉपिक है उसी से ही जो है वो स्वर और व्यंजन के जो आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जो है वो वर्णमाला की तरफ चलते हैं। आज हम वर्णमाला डिस्कस करेंगे आपसे कि आपका जो वर्णमाला है उसमें जो है वो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और स्वर के जो जैसे उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे आपसे जो है। और उसको हम डिटेल में आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो वर्णमाला, वर्णमाला यानी वर्ण प्लस माला। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को जो है वो वर्णमाला कहते हैं, जो कि आप सब अवेयर ही हैं इस चीज़ से जो है। और मैंने यहाँ पे आपको वैसे मेंशन भी किया हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वर्ण का जो अर्थ होता है वो वर्ग होता है और माला का जो अर्थ होता है वो क्रम होता है। मतलब वर्गों का जो क्रम होता है वो वर्णमाला कहलाता है। और साथ में गाइस मैंने ना आपको कुछ चीज़ें जो है वो शॉर्ट में लिख के दी हैं, राइट। इसमें ये जो मैंने आपको जैसे चीज़ें बताई हुई हैं इनमें से भी आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो HPPSC द्वारा मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो आपसे जहाँ तक क्वेश्चन पूछने की बात है तो आपसे मतलब उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे अब आपको कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, राइट। अभी आपका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाएगा लेवल। लाइक आपसे पूछा जाएगा कि शब्द का न्यूनतम रूप क्या है या शब्द का लघु रूप क्या है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है कि शब्द का जो आपका न्यूनतम रूप होता है वो आपका जो है वो वर्ण होता है, राइट। मतलब न्यूनतम रूप जिसके बाद उस रूप को जो है वो निम्न ना किया जा सके वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है, राइट। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो वो आपका आंसर होगा वर्ण, राइट। जैसे हम अ लिखते हैं और जिस तरह से हमने अ लिखा तो अ को हमने एक आकृति दी है, मतलब ध्वनि का लिखित रूप का मतलब है। लाइक जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आम, तो अगर मैं आम लिख रहा हूँ इसका मतलब है मैंने अ को एक आकृति दी है। और मैंने म भी लिखा हो तो म की भी एक आकृति है। जैसे हमें ये जो शब्द हैं लिखे हुए जैसे हम मिलते हैं या हम उनको देखते हैं तो हमें एकदम से आभास होता है कि हम किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आम के बारे में सोचते हैं, मतलब आम। तो ये आपका जो वो लिखित रूप है। और मौखिक रूप का मतलब होता है जैसे वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो मतलब ध्वनि जो है वो वर्ण का मौखिक रूप होती है। लाइक जैसे मैं जैसे कह रहा हूँ कि आम, तो आम जैसे मैंने बोला तो वो जो है वो एक मौखिक रूप है। जैसे हम किसी का नाम पुकारते हैं जैसे राजेंद्र हो गया, लाइक राम हो गया, श्याम हो गया, तो उस तरह से जो है वो ध्वनि जो है वो वर्ण का मौखिक रूप होती है। और ये चीज़ हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप जो है वो वर्ण होता है और वर्ण का मौखिक रूप जो है वो ध्वनि होती है, तो हमारी जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाती है, राइट। और साथ में जैसा कि यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि सबसे छोटा जो रूप होता है वो वर्ण होता है, उसके बाद आपका अक्षर बनता है, फिर आपका पद बनता है, फिर आपका पदबंध बनता है, फिर उपवाक्य होता है, फिर वाक्य होता है। अब देखो ये जो आपको यहाँ पे जैसे मैंने चीज़ मेंशन करी हुई है आपको इसलिए की है कि वहाँ पे क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि वहाँ पे आपको मिलान करने के लिए आ सकता है, या आपको रैंकिंग में दे सकता है कि आपको रैंकिंग कीजिए कि पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा जो है आपको रूप आएगा। लाइक पहले वर्ण आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर पद आएगा, फिर पदबंध आएगा, उपवाक्य आएगा, फिर वाक्य आएगा। तो इस तरह से जो है आपको मतलब आपको एक-एक चीज़ को लेके चलना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे वर्णमाला से। मैंने यही कोशिश की है कि मैं आपको जो है वो डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताऊँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और साथ में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी ऐड करी हैं जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें तो मे बी नहीं पूछी गई हैं आपसे, बट कुछ एसएससी में भी आपसे जो है वो स्टाफ सर्विस जो है उसमें जैसे पूछी जाती है, तो वो भी क्वेश्चन मैंने जो है ऐड किए हैं। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया यहाँ पे लिपि चिन्हों, सॉरी ये चिन्हों हैं, चिन्ह लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को जो है वो क्या कहा जाता है, तो उसको भी वर्णमाला ही कहा जाता है, राइट। लिपि चिन्हों का मतलब हुआ कि लिपि, जैसे हम वर्णमाला में अगर स्वर और व्यंजन की बात कर रहे हैं तो वो एक लिपि का काम कर रहे हैं। हमें जो जितने भी हमारे वर्ण हैं वो लिपि का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अ लिखा और म लिखा तो अ अपने आप में एक लिपि है और म अपने आप में लिपि है। लाइक जैसे कोई फ्रेंच लैंग्वेज है तो फ्रेंच लैंग्वेज की भी कोई टर्मोलॉजी होगी, कोई रूट्स होगी, कुछ जैसे हमारी वर्णमाला है हिंदी भाषा में, तो उसी तरह फ्रेंच में भी कुछ वर्णमाला होगी जिसमें उसमें जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे आपके जो यहाँ पे जैसे ये आपका जो है स्वर है अ और म जो आपका व्यंजन है उस तरह से वहाँ पे जो है वो आपको दिया होगा। और जब आप उनको समझ जाएंगे तो आपको लिखने में, पढ़ने में और समझने में किसी भी भाषा में जो है वो परेशानी नहीं होती है। तो आप इजीली उसको जो है वो सीख सकते हो, मतलब इजीली पढ़ सकते हो। तो वही लिपि होती है, मतलब लिपि एक ऐसा मीडियम है जो आपको किसी चीज़ को समझने के लिए जो है आवश्यक है, मतलब उस चीज़ का रूट है वो, तो लिपि वो होता है, राइट। और उसी तरह से
अगर हम आगे बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉपर्ली वर्णमाला के बारे में बताया होगा कि वर्णमाला जो है उसमें कितने वर्ण हैं और मतलब कितने स्वर व्यंजन और अवयव हैं, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे कि वर्णमाला आपको बताया उसमें जो है वो 52 आपके जो है वैसे पूरे जो है वर्ण है, और अभी हाल में एक जो है गाइस एक वर्ण जो है वो ऐड किया गया है और उसको लेके जो है वो 53 हो गया है। हिंदी की मानकीकरण पीडीएफ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है वो बताया गया है कि आपका जो जैसे एक व्यंजन है, जैसे जो हमारे उत्क्षेपित व्यंजन होते हैं उनसे उनके बाद जो है वो इस व्यंजन को जो है वो ऐड किया गया है। और ये व्यंजन जो है वो जो हमारा ल व्यंजन है ना, जो जैसे ल ल माने लेखिका, जैसे हम लेखिका लिखते हैं ल, तो उस ल व्यंजन की जो साउंड है वो ल है, तो जो न्यू व्यंजन है हमारा नया व्यंजन है उसमें अलो अलो की आवाज़ आएगी अलो। तो इसको मैं वैसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जो न्यू आपका व्यंजन है वो कुछ इस तरह से आपका, जैसे एक सेकंड, ये इसका साइन है गाइस। ये जो आपका न्यू व्यंजन है इसका ये साइन है। और साथ में आपको बताइए कि स्वर जो है वर्णमाला में 11 है, और व्यंजन की अगर बात की जाए तो उसमें जो है वो 39 है, पर अभी एक वर्ण ऐड हो गया है तो वो 40 हो गया है। और उसमें मैं आपको वैसे बताता हूँ, अगर आपको एग्जाम में कहीं भी आपको जैसे कुछ ऑप्शन आते हैं उसमें अगर आपको ऑप्शन में 40 नहीं दिया है तो आप, अगर 40 नहीं दिया है तो आप जो है वो 39 को ही वहाँ पे टिक करोगे। अगर 49 नहीं दिया हुआ है, सॉरी अगर 40 नहीं दिया हुआ तो आप 39 को ही वहाँ पे जो है वो रेफर करोगे। और अगर आपको जो है जो आपका ऑप्शन है उनमें अगर आपको जो है वो 40 जो है वो दिया हुआ है तब आप 40 को जो है वो टिक करोगे, अदरवाइज आप 39 को ही टिक करोगे। और इसके साथ में ही आपको पता है कि आपके जो अयोग्य भाव होते हैं, जैसे अंग और आम पढ़ते हैं, जो अंग जो है अनुसार है आपका और अ जो है वो विसर्ग है आपका, राइट। तो ये आपके दो जो है वो अयोग्य भाव होते हैं। और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं स्वर को। पहले स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को जो है वो स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जब भी हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो जब हमें किसी वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, तो वो जो वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। और उसके ठीक अपोजिट व्यंजन, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें जो है वो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम जो है वो व्यंजन कहते हैं। और इसमें मैंने अयोग्यवाह के बारे में भी आपको बताया होगा कि ऐसे वर्ण जिन्हें ना तो स्वर में शामिल किया जाता है और ना ही उन्हें व्यंजन में शामिल किया जाता है, लेकिन यह केवल व्यंजन को बोलने में सहायता प्रदान करते हैं, तो इनको हम अयोग्यवाह बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मैंने लास्ट में जो आपके प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम जो है जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने जो है एनालिसिस किया उनका, तो उसमें मैंने पाया कि अयोग्यवाह से या अनुस्वार से और विसर्ग से, इनसे जो क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, या आप जो भी जैसे नोटबुक बनाएंगे आप अपना, उसमें भी आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। और साथ में हिंदी वर्णमाला में अभी हम स्वर के बारे में जानेंगे कि जो 11 स्वर हैं हमारे, वो कौन कौन से हमारे जो स्वर हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको जो है हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि अ है, आ है, ई है, इ, उ, ऋ, ए, औ, अ। और अयोग्य भाव में जैसे कि मैंने बताया आपको अंग और आ जो है ये है। और इसमें ये तो हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में इतने स्वर हैं। और इसके बाद स्वरों का हम वर्गीकरण देखेंगे कि किस तरह से जो है हिंदी वर्णमाला में जो है वो स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, आज की वीडियो में तो मैं आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि वर्गीकरण करके बताऊंगा कि इतने इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। और खासकर आज की वीडियो कुछ लंबा हो जाएगी, तो अगर ये वीडियो अभी स्वर के बारे में ही हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो व्यंजन के बारे में अलग से जो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको जो अभ्यास के लिए कुछ मैंने प्रश्न भी डाले हुए हैं इसमें, उसमें हम जो है वो जो हमने अभी पढ़ा उसको हम डिस्कस करेंगे कि हाँ इसको मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या क्या क्वेश्चन उसमें से जो बन सकते हैं। और साथ में गाइस आपको जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना व्यंजन के बाद की, उसमें मैं आपको जो है वो 50 से लेकर मतलब जैसे 100 तक जो है 100 200 300 क्वेश्चन तक जो है आपको मैं करवाऊंगा, 300 400 क्वेश्चन तक करवाऊंगा आपको, बिल्कुल पक्का करवा दूंगा मैं स्वर और व्यंजन, फिर आपका जो है कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अभी जैसे हम स्वर का जो वर्गीकरण है अगर हम उसकी बात करें, तो अभी स्वर का जो वर्गीकरण है गाइस वो उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर किया जाता है, राइट। तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी कि किस तरह से इनका जो है वो वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले है उच्चारण के आधार पर। देखो गाइस उच्चारण के आधार पर जो है वो 3 तरह से जो है वर्गीकरण किया गया है स्वरों का। उसमें सबसे पहले आता है आपका कि हर्ष या लघु स्वर। तो उसमें जो आपका लघु स्वर है, मैं आपको बता देता हूँ कि लघु स्वर आपके जो है वो कौन-कौन से होते हैं। लघु स्वर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया गया, लिखा गया है यहाँ पे, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि आपका जो लघु स्वर होते हैं वो अ, ई, उ, ऋ होते हैं। अब लघु स्वर को हम पहचानेंगे कैसे कि लघु स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमें बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ है। अब जैसे अ से हम अनार पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले अपनी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। और बड़े आ से हम आम, जैसे हम आम बोल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है आम। और जैसे हम अनार बोल रहे हैं तो उसमें कम समय लग रहा है अनार, राइट। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो है बहुत कम समय लगता है वो लघु स्वर में आते हैं, उनको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर इसके ठीक अपोजिट, जिन स्वरों को बोलते समय लघु स्वर से दोगुना समय लगता है, ये थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो ये आपके जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं। और साथ में प्लुप स्वर है। प्लुप स्वर में ये जो ये स्वर है ये वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे कभी हम किसी का नाम लेते हैं, लाइक हमने नाम लिया राधा, जैसे हम कई बार नाम लेते हैं ना राधा, तो हम यहाँ पे जो मतलब एक गैप जैसे राधा, तो मतलब ये जो ये गैप है ना, ये प्लुप स्वर में आता है।
तो अभी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसको आपको सिर्फ जानने के लिए आपको जरूरी है। और साथ में जो आपका सेकंड है वो है आपका जीव के प्रयोग के आधार पर। अब जीव के प्रयोग के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो भी 3 तरह से होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अग्र स्वर। अग्र स्वर जो होते हैं वो हैं आपकी ई, बड़ी ई, ए और री। अब देखो अग्र स्वर को हम पहचानने के लिए क्या हम मतलब जो अपने दिमाग में एक चीज़ को लेके चले कि हमें ये पता लगे कि ये जो है वो अग्र स्वर है। तो उच्चारण के इसमें इन स्वरों को जीभ के अगले भाग से बोला जाता है, और अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, तो जब आप बोलेंगे तो ये जीभ के अगले भाग से जो है वो बोले जाते हैं, तो इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और इसको याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें लिखा ही अग्र स्वर है, मतलब आगे से बोले जाने वाला स्वर, कि जो जीभ के आगे से जो हम जिनका जो उच्चारण करते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर, मध्य स्वर मतलब ठीक बीच में, जीभ और गले के बीच में जो भाग है वहाँ से जो स्वर बोले जाते हैं उसमें सिर्फ एक ही आपका जो स्वर है वो आपका अ है, तो वो आपका जो है वो मध्य स्वर में आएगा। और उसके साथ में जो है जो लास्ट इसमें वो है पश्च स्वर। पश्च स्वर का भी आपको ऐसे ही पता लग रहा है कि पीछे पश्च, तो इसमें जो है वो आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। तो जो जीभ के जो मतलब पिछले भाग से जो मतलब कंठ से जो मतलब जैसे जिनकी जो है उच्चारण किया जाता है वो आपके पश्च स्वर होते हैं। और तीसरा है आपका ओष्ठ। ओष्ठ माने तो होंठ। होंठों के आधार पर, जैसे होंठ की स्थिति के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं, वो उसमें सबसे पहले किया गया आपका आवृत्ति मुखी स्वर। आवृत्ति मुखी स्वर में आते हैं आपके अ, आ, ई, ए, री। और वृत्तमुखी, वृत्तमुखी में आते हैं आपके उ, औ, औ। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपने कैसे पहचाना है। देखो आवृत्तिमुखी का मतलब हुआ कि जब आप इन शब्दों का, इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख है वो एक आवृत्ति आवृत्ति की तरह होगा आपको, मतलब जो है राइट, मतलब उसमें जो आपका मुंह जो है वो गोल नहीं होगा आगे से। जैसे हम जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है वो खुला हुआ होगा आगे से, राइट। और उसी तरह से आ है, ई है, ई है, ए है। और वृत्तमुखी का मतलब वो जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मतलब मुंह है वो आगे से गोल हो जाएगा। और मतलब जो जैसे ऊ, तो हमारे जो होंठों होंठों के माध्यम से जो है वो जो होंठ की जो एक आकृति है वो मतलब गोल होगी आगे से, तो वो उस तरह से हम उनको जो है वो वृत्तमुखी बोलते हैं। ये याद करना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ एक बार इसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिकली आपको जो है वो इन स्वरों को जो है वो बोलना है। जैसे आप प्रैक्टिकली उनको बोलेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है वो आपके माइंड में जो है ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी गाइज, और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके जो ये 3 टाइप में मैंने आपको करवाया, जो इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके जैसे एग्जाम में जो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपको दिया होगा वहाँ पे अ, ई मतलब छोटी ई, और साथ में दिया होगा बड़ा आ, तो दीर्घ में आ बड़ा आएगा, तो वो आपको जो है वहाँ पे अपने बड़ा आ के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे जो है वो पूछे जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ आप इनको जो है आप या तो नोट्स बना लीजिए, आप कहीं उस नोट्स में लिख लीजिए। और अगर आप जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर्ली इस चीज़ को पढ़ लेते हो, इसके बाद कुछ भी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। आपका 101% यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा डिटेल में आपको जो है ये वीडियो लेके आया हूँ इसलिए कि आपका कोई भी एग्जाम में से कोई भी आपका क्वेश्चन छूट ना पाए। और साथ में इसके साथ में गाइस आपके जैसे जो अभी हमने वर्गीकरण तो देख लिया, इसके बाद जो है स्वर जो है वो जातीय स्वर और विजातीय स्वर के बारे में हम जानेंगे कि जातीय स्वर और विजातीय स्वर में क्या अंतर होता है, मतलब जातीय स्वर किसे कहते हैं। तो जो जातीय स्वर होते हैं गाइस वो स्वर होते हैं जो एक ही स्थान से निकलते हैं और उनकी उच्चारण विधि भी लगभग एक समान ही होती है, राइट। हिंदी में जातीय स्वर के जो उदाहरण है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अ है, आ है, ये कंठ स्वर है जो है ये कंठ से निकलते हैं, राइट। तो ये उच्चारण स्थान में आपको जो है वीडियो में आगे बताऊंगा। और जैसे ई है, और बड़ी है, छोटू ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ये आपकी जो जाती है। अब जाती ये भी है कि जैसे आपका बड़ा आ है, देखो अ प्लस अ इज इक्वल टू बड़ा आ। जैसे ई प्लस ई, सॉरी बड़ी ई, मतलब जाती है जो अपने आप मिलके ही जो है वो एक मतलब बड़े आ का निर्माण कर रहे हैं, वो जातीय हो गया आपके, ठीक है। अब विजातीय स्वर की बात करें अगर, तो विजातीय स्वर जो है वो ऐसे स्वर हैं जो अलग अलग स्थानों से निकलते हैं और उनकी उच्चारण की विधि जो है वो अलग अलग होती है। हिंदी में विजातीय स्वर के उदाहरण इस तरह से, जैसे अ और ई। अ जो है कंठ से निकलता है और ई जो है वो तालिया मतलब जीभ से निकलता है, तो अ और ई मिलकर जो है ए बनाते हैं, राइट। तो जैसे अ और ऊ है, ये आपका ओ बनाते हैं, ओ, राइट। तो जैसे ई और ऊ है, री और आ है, ये आपका जो है वो विजातीय स्वर में आते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ प्लस ई, इसमें ये मतलब कौन सी स्वर का निर्माण करते हैं, राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, ये ए का निर्माण करते हैं। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तभी मैंने यहाँ पे जातीय और विजातीय स्वर को भी दिया हुआ कि ताकि आपका क्वेश्चन छूट ना जाए, राइट। तो इस तरह से गाइस आपके जो है वो जातीय और विजातीय स्वर हमने जो है वो डिस्कस किए। अब हिंदी में जो स्वरों के जो उच्चारण स्थान है उनको भी एक बार हम जो है वो देख लेते हैं, और ये बहुत ईजी है वैसे, इनको आप कर ही लेंगे। जैसे कंठ स्वर जो है आपके जो है वो जो है वो कंठ से हम उसको जो उच्चारण करते हैं, आ का भी, जैसे ए, ये कंठ से हैं। और ताल्य से अगर बात करें तो ई छोटी ई, बड़ी ई, ये दोनों जो है वो तालु से होते हैं। और ओष्ठ की बात करें, अगर होठों के आधार पर अगर बात करें तो ऊ, बड़ा ऊ, औ, ये आपके जो है वो होंठ से आपका जो है उसका मतलब हिंदी में इसका जो स्वरों के उच्चारण स्थान है इसके, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें जैसे मूर्धा की अगर हम बात करें, मूर्धा का मतलब होता है मुंह के बिल्कुल बीच वाला भाग, राइट, कंठ से आगे। और जो हमारा मुंह है उसके अगर पीछे की तरफ हम बात करें तो जो बीच में जो भाग होता है उसमें जो री होता है ना हमारा, उसको वो जो है वो मूर्धा से जो है
मतलब उसका उच्चारण किया जाता है, मुद्दे से उसका उच्चारण किया जाता है। वैसे अगर ये जैसे आपके उच्चारण स्थान के ऊपर अगर आप चाहें तो मैं एक इसमें स्पेशल वीडियो लेके आ सकता हूँ आपको जो है, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको इसके लिए मतलब स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा इसके लिए जो है, कि कौन-कौन से मतलब प्रॉपर्ली अगर आपने इसको जो है वो डिस्कस करना है या प्रॉपर्ली इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जो है इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो हम जो है इस पे लेके आएँगे। और इसके साथ में गाइस मैंने कुछ आपको जो है वो अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। आई होप वैसे आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको जो समझाया है। एक बार आप फिर से वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हैं और आप स्पीड में भी देख सकते हैं आपको वीडियो को जो है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको जो है वो जो आपको अभी बताया है वो आपको जो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इन सब चीज़ों से वैसे अवेयर होंगे पहले ही, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, तो यहाँ पे सबको कवर करके चलना पड़ता है। तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को जो है वो आप 2x की स्पीड में भी आप जो है वो देख सकते हैं। और जब आप 1-2 बार इस वीडियो को रिवीजन करेंगे तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्वर स्वर के उसमें से नहीं छूटेगा। आप स्वर में से जो है, जो भी आप जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे आप करके आओगे। और अभी मैंने कुछ अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है फ्रेम किए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक जैसे कि पहले यहाँ पे हिंदी में स्वरों की कितनी श्रेणियाँ हैं? 2, 3, 4, 5। तो जैसे कि मैं अभी हमने डिस्कस किया कि स्वरों की जो वो 3 श्रेणियाँ हैं, राइट? उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर और जो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। और साथ में आपका जो सेकंड वन जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि बड़ा आ जो है, बड़े आ का जो उच्चारण है वो कैसे होता है? मतलब क्या कंठ से होता है, तालु से होता है, ओष्ठ से होता है, मूर्धन्य से होता है? पर जैसे कि जब हम बोलते हैं तो वो हमारा जो है वो कंठ से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंठ से। तो आपका करेक्ट आंसर कंठ से होगा। और हिंदी में कितने मूल स्वर हैं? तो इसमें आपको दिया गया है 10 है, 11 है, 13 है, 14 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12। हिंदी में 11 सॉरी, हिंदी में 11 मूल स्वर हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका री का उच्चारण स्थान, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि री जो है, री एक अकेला है जो मुद्रा से जिसका जो है उच्चारण होता है, राइट? जो स्वर की अगर हम बात करें तो री उसमें जो है अकेला है। तो ये तो आप इजीली कर ही लोगे। और साथ में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका हिंदी में स्वरों का क्या महत्व है? जो स्वर हैं उनका क्या महत्व है हिंदी में? बे नंबर एक है आपका, जैसे बे शब्दों के अर्थ को बदलते हैं, बे शब्दों के उच्चारण को बदलते हैं, बे शब्दों के लिंग को बदलते हैं, बे शब्दों के वचन को बदलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है आपका, वो शब्दों के अर्थ को बदलते हैं, राइट? तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए वहाँ से। और अगला क्वेश्चन आपका हिंदी में कितने अयोग्यवा स्वर हैं? इसमें ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4, 5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2। अयोग्यवा में कौन कौन से आते हैं? अंग और आ। अंग जो है आपका अनुस्वार है और आ जो है आपका विसर्ग है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कंठ से। और नेक्स्ट वन है आपका ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है या मूर्धन्य से बोला जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कंठ से। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड जी, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब आपने दीर्घ स्वर को फाइंड आउट करना है गाइस यहाँ पे कि दीर्घ स्वर कौन सा है। अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलते समय जो है वो जो ज़्यादा समय लेते हैं, वो आपके जो है वो दीर्घ स्वर में जो है आपके आते हैं, राइट? तो अभी आपके ऑप्शन में है अ, उ, ई और ए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें जो है वो दीर्घ स्वर कौन सा है? ये आपको जो है वो होमवर्क के लिए मैंने जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें जो है वो दीर्घ स्वर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तिमुखी स्वर नहीं है? राइट? मतलब आपका एक क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना गाइस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा इसमें, वो आपको डिफरेंट होगा। आप देखो इसमें पूछा कि आवृत्तिमुखी स्वर नहीं है, मतलब अगर आवृत्तिमुखी स्वर नहीं होगा तो कौन सा होगा? तो वृत्तमुखी होगा, राइट? तो इसमें ऑप्शन है आपका अ, आ, उ, ई, राइट? तो आपका जो वृत्तमुखी होगा वो होगा। अब देखो हमने पढ़ा था कि हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ये तीनों ही जो है वो आपके, ये जो है आपका, आ है और ई है, ये तीनों यहाँ पे आवृत्ति हैं। जो नहीं है मतलब वृत्तमुखी कौन सा है इसमें? उ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। सी ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर नहीं है। सजातीय स्वर कौन सा नहीं है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जो है ई, औ, अ, उ। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जो उ होता है वो सजातीय में आता है, अ भी सजातीय में आता है, और जो आपका जैसे ई है वो भी सजातीय में आता है, क्योंकि ई प्लस ई ई बनता है, अ प्लस आ जो आ बनता है, उ प्लस उ जो उ बनता है, पर अ जो है वो अ प्लस उ से बनता है। कहाँ से बनता है? अ प्लस उ से बनता है। तो ये आपका जो है वो सजातीय स्वर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ये आपका सेकंड दोबारा से रिपीट होगा क्वेश्चन जो है वो डी होता है। और शब्द का न्यूनतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा शब्द का न्यूनतम रूप है? आपका जो है वो पद आपका न्यूनतम रूप है, वाक्य आपका न्यूनतम रूप है, या उपवाक्य आपका न्यूनतम रूप है, या डी आपका जो है वर्ण आपका जो है वो न्यूनतम रूप है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो है, तो ये आपका डी आंसर आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जो वर्णमाला है उसका न्यूनतम रूप जो है हमारा वो वर्ण है। और हिंदी की लिपि कौन सी है गाइस? ये आपको कुछ मैंने जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। ये आप जो है घर से मुझे मतलब जो होमवर्क में आप अपने कमेंट में जो आप मुझे बता सकते हैं कि इनका जो आंसर है वो क्या होगा। कि हिंदी, ये आपका ये आपको होमवर्क हो गया। हिंदी की जो लिपि है कौन सी है, और भाषा की सार्थक इकाई क्या है, ये आपका जो होमवर्क हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क के लिए। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन को जो ऑन कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और जितना हो सकता है गाइस इसको आप शेयर कीजिए जो वीडियो को, ताकि जैसे वीडियो बनाने के लिए हमें भी इससे गाइस प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप हमारी जैसे जितने ज़्यादा आप लाइक करते हो वीडियो को और शेयर करते हो तो आपको जो है वो वीडियो बनाने में हमें जो है मतलब एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो असल में ही जो है सही है, और साथ में हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है आप अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें आप जो है शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको जो है मतलब जो है अगली जो वीडियो है वैसे व्यंजन के ऊपर रहेगी, पर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो अगली वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं गाइस जल्दी, और थैंक यू सो मच अपना इतना समय देने के लिए, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिमाचल।